Very good morning to all of you. So today we are just going to discuss about nutrition in amoeba. हम लोगों ने लाइव प्रोसेस का टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को स्टार्ट किया था और सबसे पहले उसमें हम लोग अपने न्यूट्रिशन के बारे में यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था और वहाँ पे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी किया था और हर ऑर्गन्स का हर ग्लैंड्स का डिटेल्स में फंक्शन देखा था। फिर ये भी देखा था कि हमारा जो फूड का न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब कहाँ कहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से इंजाइम के हेल्प से होते हैं और वो इंजाइम का सिक्रीशन कौन सा ग्लैंड और कौन सा ऑर्गन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का करता है, ठीक है। हम लोगों ने टोटली अपना न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कल के ही लेक्चर में फिनिश कर दिया था। आज हम लोगों को क्या स्टार्ट करना है, तो आज हम लोगों को न्यूट्रिशन इन एमीबा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मतलब आज हम लोग एमीबा की न्यूट्रिशन को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि कौन सा मैकेनिज्म है उसके थ्रू एमीबा में न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो एमीबा के न्यूट्रिशन है इस फिगर के थ्रू ही हम इसका सारा प्रोसेस पढ़ लेंगे। एक्चुअली जो एमीबा होता है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक ही सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। और एमीबा हमें हर जगह नहीं मिलता। अमीबा हमें कहाँ मिलता है? तो एक्वाटिक मीडियम में, पानी में, और वो भी अधिकतर गंदे पानी में, ठीक है। साफ सुथरा पानी में एमीबा नहीं मिलता है जल्दी। कहाँ पे मिलता है? तो गंदे पानी में मिलता है और यूनिसेलुलर होता है। समझ में आया? तो अब हम लोग इसी का न्यूट्रिशन के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा बॉडी मल्टी सेलुलर है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन है माउथ जिसके थ्रू फूड को अंदर लेते हैं, फिर स्टोमक है जहाँ पे डाइजेस्ट होता है, इनर्स है जिसके थ्रू हम लोग एग्जिट करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम हमारे ये यूनिसेलुलर यानी एमीबा में नहीं है। एक ही सेल में मतलब सब चीज़ होता है। तो इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है, ये हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम एमीबा का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो हमें कैसा दिखेगा, ऐसे इरेगुलर शेप में, और इसके अंदर हमें जनरली क्या देखने को मिलता है, तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस तो ऑफ कोर्स होगा इसके सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और उसके साथ साथ छोटे छोटे यहाँ पे वैक्यूल्स भी दिखता है, और एक लाइजोजोम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेज है जो कि कहाँ मिलता है, मिलता तो ये सारे एनिमल्स और प्लांट सेल्स में है। लेकिन हमारा अगर हम एमीबा में देखें तो यहाँ पे ये चीज़ प्रेजेंट होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर लाइजोसोम्स एमीबा के अंदर प्रेजेंट नहीं होता तो फिर इसका कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि हमारे जैसे इसका डिफरेंट ऑर्गन्स नहीं है, डिफरेंट ग्लैंड्स नहीं है कि जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेगा और फूड को डाइजेस्ट करवाएगा। यहाँ पे लाइजोसोम्स होता है, और क्लास 9 में हम लोगों ने लाइजोसोम्स के बारे में क्या पढ़ा था कि लाइजोसोम्स के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, वैसा एंजाइम जो कि लगभग सारे ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है, फैट को भी कर सकता है, प्रोटीन को भी कर सकता है, स्टार्च को भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर ये लाइजोसोम प्रेजेंट नहीं होता तो जो फूड हमारा एमीबा इनगल्प करता तो इसके अंदर डाइजेस्ट कैसे होता? कोई तो ऑर्गन्स कुछ तो नहीं है जो कि डाइजेस्टिव जूस यहाँ पे सिक्रेट करेगा। तो जो लाइजोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उसी के एक्शन के हेल्प से ये वाला फूड वहाँ पे डाइजेस्ट होता है। समझ आया? तो लाइजोसोम्स होना एमीबा में बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, नहीं तो इसका न्यूट्रिशन हो ही नहीं पाएगा, इसका फूड का डाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। तो अगर हम एमीबा को देखते हैं, इसके फिगर को ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले इसका शेप कैसा होता है, तो इरेगुलर होता है। उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वैक्यूल्स भी हमें देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ क्या मिलता है, तो लाइजोसोम मिलता है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर्स है एमीबा का। अब हमें क्या पढ़ना है, न्यूट्रिशन का मैकेनिज्म पढ़ना है। तो सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इंजेक्शन होगा। जैसे हमारे बॉडी में हम फूड को अपने अंदर लेते हैं उसे इंजेक्शन बोलते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं तो डाइजेशन बोलते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ब्लड में मिक्स करते हैं तो एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, उससे एनर्जी निकलवाते हैं तो एस्पिरेशन बोलते हैं, अनवांटेड अनडाइजेस्टेड फूड को एग्जिट करते हैं तो इजेशन बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस, ये तो हम लोग मल्टी सेलुलर है तो हो रहा है, ठीक है, मतलब अलग अलग ऑर्गन के हेल्प से। लेकिन ये यूनिसेलुलर होने के बाद भी इसके अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। तो कैसे होता है यही देखना है। तो फर्स्ट स्टेप इसका क्या है, इंजेक्शन। तो हमारा जो एमीबा होता है ऐसे इरेगुलर शेप में होता है। जैसे ये फूड को देखता है, ठीक है, तो फूड को ऐसे घेरने लगता है, सर्कल बनाने का कोशिश करता है ताकि फूड उसके अंदर आ जाए।
समझ आ रहा है? यहाँ स्ट्रक्चर से समझ, अभी देखो ऐसे है, ठीक है। जैसे इसने फूड को, यहाँ पे मान लो फूड है, फूड को देखा तो ऐसा सर्कल बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग सीडोपोड्स बोलते हैं। जैसे कि ये बना लिया, ये इसको देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है, पोडिया का मतलब क्या होता है, लेग्स, मतलब फॉल्स लेग्स। ये कैसे अपीयर हो रहा है, फॉल्स लेग्स के जैसे अपीयर हो रहा है ना, तो इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। इसका मतलब होता है फॉल्स लेग्स। और जब ये फूड को देखता है तो ये क्या करना स्टार्ट कर देता है, सर्कल बनाने की कोशिश करता है ताकि फूड को ये ट्रैप कर पाए, अपने अंदर फूड को ला पाए। समझ में आया? तो यही चीज़, जैसे ये बैक्टीरिया को देखा तो उसको सर्कल बनाने का यहाँ पे कोशिश किया है, और यहाँ पे ये क्या कर दिया है, पूरा इसको स्यूडोपोडिया जैसा स्ट्रक्चर, पूरा स्यूडोपोडिया का स्ट्रक्चर्स बना के इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। समझ आया? और स्यूडोपोडिया मतलब क्या बोला मैंने, फॉल्स लेग्स। और स्यूडोपोडिया के हेल्प से ही नहीं फूड को एनगल्फ किया है, फूड को अपने अंदर लाया है। हाँ, फिर इसके बाद जैसे ही स्यूडोपोडिया आज मतलब ये फूड हमारे एमीबा के अंदर आ जाता है तो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एमीबा है, ठीक है, फूड को ये अपने अंदर ला दिया, ठीक है, तो यहाँ पे एक वैक्यूल टाइप का स्ट्रक्चर्स बन जाता है। उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। समझ में आया? फूड जैसे एमीबा के अंदर आता है, वैक्यूल्स क्या होता है, एक कंटेनर जैसा, ठीक है, तो उस टाइप्स का स्ट्रक्चर बन जाता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा फूड होता है। अब इस फूड को डाइजेस्ट होना है तभी ना इससे एनर्जी मिलेगा, तो अब ये डाइजेस्ट कैसे होगा, तो वहाँ पे एक लाइजोजम्स है जिसके पास एंजाइम है जो कि फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। तो वो लाइजोजम्स आके इससे, मान लो कि यहाँ पे लाइजोजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये आएगा यहाँ पे एक्ट करेगा और एक कॉमन सा स्ट्रक्चर्स बनाएगा। उस कॉमन से स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कॉमन से स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखो फैगोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैगोसोम। मैं लास्ट में इसको रिकैप करूंगी, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो एमीबा के हर पार्ट्स, जो उसका जो वाल है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे उससे एनर्जी निकलवा के एसिमिलेशन वाला प्रोसेस हो जाता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसके मेम्ब्रेन के क्रॉस करके वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। समझ में आया? यही था न्यूट्रिशन इन एमीबा। पहला स्टेप क्या था, इंजेक्शन, फूड को इंटेक करना। तो उसके पास फॉल्स लेग है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। उसी स्यूडोपोडिया के हेल्प से वो सर्कल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा और फूड को अपने अंदर मतलब ला देगा, घेर लेगा उसको, ठीक है। जैसे वो अंदर जाएगा फूड एक वैक्यूल्स में बाउंडेड होगा और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, फूड वैक्यूल्स। अब वहाँ से फूड को डाइजेस्ट होना है, तो डाइजेस्ट होने के लिए जो एमीबा के अंदर हमारा लाइजोजम्स आता है वो उससे रिएक्ट होता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग फैगोसोम बोल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे लाइजोसोम उसको डाइजेस्ट कर लेगा। तो अब हमारा जो डाइजेस्टेड फूड होगा, मान लो ये डाइजेस्टेड फूड है, तो इसको हर ये जो सेल वाला है, जो ये एमीबा का सेल है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद वो रेस्पिरेशन करेगा, उससे एनर्जी निकाल लेगा, ठीक है, और अपना सर्वाइव करेगा इस अर्थ पे। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड, सारे तो फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं ना, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होगा तो वो उसको ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस बाहर निकाल देता है, बॉडी से एग्जिट कर देता है। समझ आया? तो ये इंजेक्शन भी समझ में आया कि स्यूडोपोडिया के हेल्प से होता है। डाइजेशन किसके हेल्प से होता है, तो लाइजोसोम्स आता है तो होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन कहाँ होता है, तो एमीबा का वाल क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वहाँ पे वो ऑक्सीजन से कंबाइन करवाएगा अपने फूड को और उससे एनर्जी निकालेगा, उसे ही हम लोग एसिमिलेशन बोल देते हैं। और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको एग्जिट करता है सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस या फिर इस टाइप का स्ट्रक्चर्स बना के, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग इजेशन बोलते हैं। समझ में आया? न्यूट्रिशन इन एमीबा में किसी को कोई डाउट है? फैगोसोम्स किसे बोलते हैं, जब फूड वैक्यूल्स और लाइजोसोम्स दोनों एक साथ मिलके एक कॉमन स्ट्रक्चर्स बनाते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उस स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं। हाँ, वैक्यूल्स देखो, वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स कहने का मतलब क्या, जैसे कि पूरा ये, एक मिनट,
अलग से स्लाइड में, जैसे कि मान लो ये एमीबा है, ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या आ गया, फूड आ गया, फूड आ गया ना, तो ये ऐसे इसको क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे वैक्यूल टाइप्स का स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोल देते हैं। वही दूसरे साइड में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है, जिसके पास क्या होता है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है, तो वही ये अमीबा के अंदर इस फूड को डाइजेस्ट कर सकता है, तो ये इसके साथ आएगा और यहाँ पे कॉमन सा स्ट्रक्चर्स बनाएगा। उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फैगो, क्या बोलते हैं, फैगोसोम, आई थिंक यही बोलते हैं, हाँ, तो फैगोसोम बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि डाइजेस्टेड फूड होता है, वो यहाँ पे फूड की पूरा डाइजेशन हो गया, जो डाइजेस्टेड फूड होता है यहाँ से क्रॉस करेगा, मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर सकता है ना, क्रॉस करेगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे इससे एनर्जी निकालेगा, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आप बॉडी से एग्जिट करेगा। समझ में आया, अप डाउट है? क्या अमीबा बैक्टीरिया को खा रहा है, फूड पार्टिकल्स भी खाता है, ओमनिवोर्स है, ठीक है, अमीबा ओमनिवोर्स है कि हॉबीवोर्स है, तो अमीबा तो दिखा रहा है फिगर में, बैक्टीरिया को खाता है, एक्वाटिक मीडियम्स में मिलता है, प्लांट्स को खाता है कि नहीं खाता मेरे को डाउट है, ठीक है, लेकिन आई थिंक ये ओमनिवोर्स ही होगा। तो ये था हमारा एमीबा का न्यूट्रिशन। एमीबा के न्यूट्रिशन में किसी को कोई डाउट है? अच्छे से समझ आया है ना? किसी भी स्टेप में कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? तो फिर अब ये जो हम लोगों का टॉपिक था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वो अब खत्म हो गया। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? सांस लेना, बट ये अलग अलग चीज है, हाँ। रेस्पिरेशन, अब हमारा टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन। तो देखो फर्स्ट स्लाइड में क्या मेंशन किया गया है रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस वेयर बॉडी ब्रेक डाउन डाइजेस्टेड फूड विथ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? एक प्रक्रिया है, जिसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमने अपने फूड को डाइजेस्ट करके आया है ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा है। तो अब वो डाइजेस्टेड फूड जब ब्लड में मिक्स हो जाता है तो सेल्स के पास जाता है, वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे वो डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, और उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। समझ आया? और जैसे वो रिएक्ट होगा उससे हमें क्या, कोई भी रिएक्शन होता है तो वहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, वहाँ फिर प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट तो हमारा क्या हो गया? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, लाइक जो भी ग्लूकोज हो, अमाइनो एसिड हो, फैट हो, कुछ भी, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन। अब उससे प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? तो उससे प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है? एटीपी मिलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी। प्लस उसके साथ साथ क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ मेंशन किया है कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में बॉडी में जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ठीक है। और ये क्या है? एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक रिएक्शन का पार्ट है। इसे मेटाबॉलिक रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? पहले स्लाइड में, पहले ही क्लास में हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन देखे थे, क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ आया? फिर वेयर एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज रिलीज्ड व्हाइल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस, वहाँ पे क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी एटीपी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। समझ आया? फिर कॉमनली पीपल्स थिंक्स दैट बोथ रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर सेम थिंग्स बट दे आर एक्चुअली डिफरेंट। कॉमनली लोग क्या सोचता है? यही सोचता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन हमारा दोनों एक चीज़ है,
ठीक है। कभी कभी हम लोग ब्रीदिंग के जगह पे रेस्पिरेशन भी यूज़ कर देते हैं और कभी कभी रेस्पिरेशन के जगह पे ब्रीदिंग भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि ब्रीदिंग का मतलब भी सांस लेना और रेस्पिरेशन का मतलब भी सांस लेना, तो हम लोग हमेशा इसको सेम कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ है। तो कैसे अलग अलग है, तो ये भी देखो। ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस वे वी ब्रीद इन और आउट कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे। पूरे दिन हम लोग अंदर सांस लेते हैं और बाहर उसको रिलीज करते हैं, इसे ही ना हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन अभी रेस्पिरेशन का डिफिनेशन हम लोग क्या मतलब पढ़े, यही ना कि वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्ट करता है और एनर्जी की फॉर्मेशन करवाता है। और ब्रीदिंग का डिफिनेशन क्या है, सांस को लेना और छोड़ना, तो दोनों अलग अलग चीज़ हुआ ना। हाँ, रेस्पिरेशन का पार्ट हम लोग ब्रीदिंग को बोल सकते हैं, तो मैम रेस्पिरेशन का पार्ट ब्रीदिंग को कैसे बोल सकते हैं, तो ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वही ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन में यूज होता है, समझ रहे हो। अगर ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं होता तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता नहीं करता, तो एंटर नहीं करता तो रेस्पिरेशन होता नहीं होता। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल ब्रीदिंग एज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, बट हम इसको दोनों को सेम चीज नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। समझ आया किसी को कोई डाउट। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे फूड ब्रेक करके एनर्जी आता है। ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, समझ आया। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस, क्या ये, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड एक्सपेलिंग आउट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एग्जिट रिलीज करते हैं, ठीक है। फिर देखो नोट इंपॉर्टेंट है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस वेयर एज अ रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। हमारा ब्रीदिंग कैसा था, फिजिकल प्रोसेस था, फिजिकल प्रोसेस था ना, जिसमें हमारा रिब कैज इन्वॉल्व हो रहा था, जो डायफ्रागम्स हमारा प्रेजेंट है वो इन्वॉल्व हो रहा था। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो डायफ्रागम होता है ऐसे डोम शेप में होता है, जैसे सांस लेते हैं ये सब फ्लैटेंड शेप में हो जाता है, और जो हमारा रिब कैज होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, मतलब अपवर्ड मूवमेंट शो करता है। तो ये सारा चीज़ तो फिजिकली हो रहा है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। तो ब्रीदिंग हमारा क्या है, तो एक फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन को देख रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, एनर्जी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो एक ये भी अंतर है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कि ब्रीदिंग हमारा क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन हमारा क्या है, केमिकल प्रोसेस है। समझ आया कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। फिर हमारा ब्रीदिंग नहीं, रेस्पिरेशन का दो टाइप्स होता है, ठीक है। एक हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो किस बेसिस पे रेस्पिरेशन को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए हैं, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बेसिस पे, ऑक्सीजन के बेसिस पे। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है और उस टाइम में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता उस टाइम में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम लोग डिटेल्स में किसको कवर करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, it is a type of respiration which use oxygen in order to break down the respiratory substrate to release 38 ATP during the breakdown of one molecules of glucose. एरोबिक रेस्पिरेशन उस टाइप का रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन को यूज करके जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन का जो रिएक्टेंट है, ग्लूकोज भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन उस टाइप का रेस्पिरेशन है जिसमें हमारा डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और वहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से यानी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6 से हमें 38 ATP मिलता है। समझ आया, कितना ATP मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 ATP मिलता है एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो। समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पे भी मेंशन किया है। और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन देखो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखो, दोनों हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन फुली साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है। इस वजह से क्लास 9 में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन खत्म होता है और वहीं पे एटीपी की फॉर्मेशन होती है, वहीं पे एटीपी स्टोर होता है। इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। समझ आया? तो ये बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है प्लस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। और इसमें फूड कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है। It involves complete breakdown of glucose into a carbon dioxide in water। यहाँ पे देखो कार्बन ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे तो क्या होगा? C6H12O6। यहाँ पे सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ग्लूकोज को कम्प्लीटली ब्रेक करना मतलब पूरे ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में चेंज कर देना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पूरा ग्लूकोज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। समझ आया? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि ये ऐसा रेस्पिरेशन है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, और अगर हमारा एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन उसमें हो रहा है तो उससे हमें 30 एटीपी मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिलेगा, जो कि क्या करता है? हमें एनर्जी करेंसी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद से ये कहाँ कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है इसका कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें क्या होता है? तो जो फूड को हम लोग ब्रेक करते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। समझ आया? फिर हमारा क्या है? फिर हमारा जो दूसरा टाइप्स का रेस्पिरेशन है वो क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक से कैसे डिफरेंट है? तो ये इसमें क्या होता है? इसमें हमारा ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड ब्रेक डाउन हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड ब्रेक डाउन हो रहा है एनर्जी में। समझ में आया? तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन which takes place in a absence of oxygen. There is an incomplete breakdown of our respiratory substrate and release little amount of water, little amount of energy। यहाँ पे मेन दिक्कत क्या होती है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई इनफ अमाउंट में नहीं जाता, ऑक्सीजन की लैकनेस होती है बॉडी में, तो जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उस टाइम में जो हमारा फूड होता है वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कंप्लीटली ब्रेक नहीं हो पाता। और जब तक वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं करेगा तब तक वो ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी रिलीज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो बहुत ही कम यहाँ पे एनर्जी निकलता है। लेकिन अब देखो, अब बॉडी में क्या है? ऑक्सीजन ज़्यादा है नहीं तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा नहीं, और ना भी करे तो थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं मिलेगा। तो अब थोड़ा सा मिल रहा है तो थोड़ा सा ही ले ले। हाँ, हमेशा समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से फायदा, कुछ ना करने से अच्छा है थोड़ा सा कुछ कर ले। तो जब मेरे बॉडी में इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑफकोर्स एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, लेकिन कम है तो उससे कम ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा ना। अब ना करने से क्या फ़ायदा? तो हमारा बॉडी क्या करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कब करता है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर तेज़ बोलते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है ना, स्पीड में बोलते हैं तो क्या होता है कि ऑक्सीजन एनर्जी ज़्यादा यूज़ होता है, और ऑक्सीजन उतना ज़्यादा जा नहीं पाता है जितना एनर्जी यूज़ होता है। कम ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एंटर करता है, तो उसी कम ऑक्सीजन से हम अपने फूड को ब्रेक करके एनर्जी निकलवाने लगते हैं। जैसे एक्सरसाइज के टाइम में हम करते हैं, तो एक्सरसाइज में क्या करते हैं? पूरा एकदम ऑक्सीजन की बॉडी में कमी हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है? फूड हमारा एनारोबिक वे से ब्रेक डाउन हो जाता है, और वहाँ पे कम एनर्जी निकलता है, साथ साथ में हार्मफुल चीज़ भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स क्रैम्प करवा देता है। तो जो स्टार्टिंग में जिम जाता है उसे यही सब का बहुत दिक्कत होता है। समझ आया? तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? फूड हमारा इनकम्प्लीटली ब्रेक होता है।
अगर हम एक मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज को एनारोबिक वे से ब्रेक करें तो सिर्फ उससे हमें कितना एटीपी मिलेगा, तो सिर्फ उससे हमें 2 एटीपी मिलेगा, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हम क्या देख रहे थे, उससे हमें 38 एटीपी मिल रहा था। किसी किसी बुक में 36 भी लिखा रहता है, उसका रीज़न है वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। किसी किसी में 38 लिखा रहता है, किसी किसी में 36 भी लिखा रहता है। और हमारा एनारोबिक में एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को हम ब्रेक करते हैं तो क्या मिलता है, तो उससे हमें बस 2 एटीपी मिलता है। समझ आया, इतना कम मिलता है। प्लस देखो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज हमारा कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं होता है, इस वजह से लेस एनर्जी यहाँ पे हमारा रिलीज होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी के साथ साथ कुछ हार्मफुल चीज़ भी हमारे बॉडी में रिलीज हो जाता है। जैसे एनिमल के केस में हम देखेंगे तो क्या रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स क्रैम्प्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसको तुम लोग फील कर सकते हो 1-2 दिन जिम जाके, या फिर घर पे भी जिम करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मसल्स क्रैम्प्स होने लगती है ना, पैर में या फिर हाथ में, वहाँ मसल्स क्रैम्प क्यों होता है, उसका मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। और एनिमल्स के केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे इथानॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसका उपाय कैसे है, कैसे उससे हमें छुटकारा मिल सकता है, तो जब हम बॉयल वाटर को वहाँ से उसको बाथ करवाएंगे, वहाँ पे डालेंगे, तो क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो ऑक्सीजन वहाँ तक जल्दी जल्दी पहुँचेगा, और ऑक्सीजन पहुँचेगा तो उस लैक्टिक एसिड को, जो पार्शियली ब्रेकडाउन वाला कंपोनेंट था ग्लूकोज का, वो फुली ब्रेक हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा और एनर्जी निकाल देगा, और लैक्टिक एसिड वहाँ से खत्म हो जाएगी, तो मसल्स क्रैम्प्स भी हट जाएगा, ठीक है। समझ आया ना कि ये क्या है। अभी 2 मिनट में बता रही हूँ रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या देखा। रेस्पिरेशन में हमने पहले रेस्पिरेशन को देखा, फिर ब्रीदिंग को देखा। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग कैसे अलग है, तो रेस्पिरेशन हमारा क्या है, केमिकल प्रोसेस है, और ब्रीदिंग हमारा क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि डाइजेस्टेड फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के उससे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में निकलवा रहे हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन भी करवा रहे हैं। और ब्रीदिंग में क्या कर रहे हैं, तो ये फिजिकल प्रोसेस है, जिससे हम लोग रिब केज और डायफ्राम के हेल्प से सांस को अंदर ले रहे हैं, फिर को बाहर छोड़ रहे हैं। समझ आया, ये हमारा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का डिफरेंस था। फिर हमने रेस्पिरेशन का टाइप्स पढ़ा। टाइप्स किसके बेसिस पे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस, ऑक्सीजन की बेसिस पे। ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो एरोबिक, एब्सेंट है तो एनारोबिक। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो जो हमारा फूड होता है वो कंप्लीटली ब्रेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और उस टाइम में हमें ज़्यादा एनर्जी मिलता है, ज़्यादा एनर्जी निकलता है। एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हम ब्रेक करेंगे तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमें मिलेगा। वहीं पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट फूड की ब्रेकडाउन होती है और एक मॉलिक्यूल से बस हमें 2 एटीपी मिलती है, प्लस साथ में बहुत सारे हार्मफुल चीज़ की भी हमारे बॉडी में क्या होती है, सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एनिमल्स बॉडी में लैक्टिक एसिड जो कि मसल्स क्रैम्प करवाता है, पेन होता है, ब्लड सर्कुलेशन को रोक देता है। और वहाँ पे प्लांट के केस में क्या होता है, इथानॉल, इट इज़ अ टाइप ऑफ एल्कोहल, ये सब की सिक्रीशन होती है। समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड डाउट है देन आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं? हाँ, क्या नहीं होगा तो फूड नहीं मिलेगा तो फिर तो डाइजेस्टेड फूड ही डाइजेस्ट नहीं होगा, न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा जिसको डाइजेस्ट कर सकता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही फूड नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं आएगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वीक हो जाएंगे, क्योंकि फूड से ही नहीं एनर्जी मिल रहा। हाँ, ईस्ट में बैक्टीरिया में होता है, ईस्ट में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसी की वजह से हम लोग एल्कोहल की फॉर्मेशन करवाते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू। ये सब कल के लेक्चर में आएगा। समझ में आया? एमीबा कौन सा रेस्पिरेशन करता है? एमीबा एरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि एरोबिक ही रेस्पिरेशन करेगा, किसी किसी कंडीशन में अगर जैसे हम लोग भी तो एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, लेकिन जब ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं आता तो क्या करते हैं हम लोग, एनारोबिक कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं, उसका नाम, उसको एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आ रहा, तुम लोग के सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, कल मैं बता दूंगी, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमेशा ऑक्सीजन उसके इन्वायरमेंट पे प्रेजेंट भी है तो ऑक्सीजन को नहीं लेता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही करता है, ठीक है। कुछ फैक्चुलेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन लेगा, लेगा, अगर कम प्रेजेंट है तो ऐसे ही एनारोबिक वे से करेगा, ऐसे भी मिलते हैं। एमीबा को कैसे पता चलता है कि वहाँ पे फूड है, सेंस करके। सेंस कैसे करता है, आप सेंस कैसे, हाँ? अमीबा भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक लिविंग थिंग्स है, तो जो लिविंग बींग्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो अमीबा के अंदर भी होगा। सेंस करता है, बार बार तो बोल रहे हैं, हाँ? नहीं पता है मुझे अमीबा में सिग्नल कैरी कौन करता है, एक सेल है, ठीक है। एटीपी कैसे काउंट किया जाता है, अब एडीपी तुम्हारे बॉडी में है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा, एटीपी बना देगा, तो काउंट नहीं करेंगे कि एटीपी। जब हायर क्लासेस में कर्व साइकिल पढ़ोगे, वहाँ पे जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो वहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, साइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन, मैलिक एसिड की फॉर्मेशन, वहाँ पे पता चलता है कि कहाँ से एक एटीपी निकल रहा है, कहाँ पे एनएडीएच निकल रहा है, कहाँ पे क्या निकल रहा है, तो वहाँ से हम काउंट करते हैं कि इसमें इस एक मॉलिक्यूल्स में कितना एटीपी निकल गया, वो कर्व साइकिल से पता चलेगा। जैसे कि जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसके पहले ही हमारा कितना 1 2 2 4 4 या 6 ऐसे करके निकल जाता है एटीपी। जैसे कि रेस्पिरेशन होता है ना, तो हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, 2 प्रोसेस होता है, एक हमारा क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज पायरुवेटिक एसिड में ब्रेक होता है, और फिर हमारा वो कर्व साइकिल में एंटर करता है। तो ग्लूकोज को ये पायरुवेटिक एसिड बनाने में कितना एटीपी रिलीज होता है, जब वो कर्व साइकिल में एंटर करता है तो हर स्टेप दिखाता है कि ये स्टेप कैसे से कैसे होगा और वहाँ पे क्या रिलीज होगा, तो वहाँ से पता चलता है। जैसे मैंने पढ़ा है क्लास 11 में ही पढ़ा प्लांट फिजियोलॉजी में, मेरे को पूरा याद है कर्व साइकिल, लेकिन वो तुम लोग के सिलेबस का नहीं है। हाँ? हाँ, ऑक्सीजन की जरूरत होती कम लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ नहीं होता है, ऑक्सीजन यूज होता है लेकिन जितना हमें चाहिए उतना हमें नहीं मिलता है, कम मिलता है, कम लैकनेस, एब्सेंस मतलब एब्सेंस थोड़ा बहुत मिलता है, समझ में आया? हाँ, एब्सेंस क्यों रहता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है कि उसकी लैकनेस, कमी, ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर भी कभी कभी होता है, ऑक्सीजन मतलब ना के बराबर भी होता है। हो गया? सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।